सभी बच्चों का स्वागत एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का 3rd चैप्टर हीट। और यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का बचा हुआ भाग, क्योंकि हमने इसका आधा भाग पिछले वीडियो में हल किया है। और इस वीडियो में हम एक बार फिर से इस चैप्टर का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसमें जो समरी है अंत में उसको भी सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करवा रहा हूँ। इसलिए बने रहें मेरे साथ पाठ को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट का ट्रांसफ़र, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने निश्चित रूप से ऑब्जर्व किया होगा, दैट ए फ्राइंग पैन, कि कोई जो फ्राइंग पैन है यानी जो भगोनी होती है, बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाती है, व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम, जब उसे ज्वाला के ऊपर रखा जाता है, यानी आग के ऊपर रखा जाता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द हीट पासेज फ्रॉम द फ्लेम टू द अटेंसिल, क्योंकि हीट फ्लेम से निकल करके अटेंसिल में आ जाती है। कहने का मतलब पास होती है, यानी ऊष्मा फ्लेम से पास होकर के अटेंसिल में आ जाती है, यानी बर्तन को गर्म कर देती है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, और जब पैन को यानी भगोनी को जब आग से हटाया जाता है, तो इट स्लोली कूल्स डाउन, तो धीरे धीरे वो बर्तन ठंडा हो जाता है। अब ठंडा क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, ये भी एक क्वेश्चन है। यानी वो ठंडा क्यों होता है बर्तन? तो उसका आंसर ये है कि द हीट इज़ ट्रांसफर्ड, क्योंकि जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम द पैन, यानी पैन से कहाँ हो जाती है? टू द सराउंडिंग्स, आसपास के वातावरण में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ही मामलों में द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है, फ्लो होती है, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ बहती है। इनफैक्ट, वास्तव में, इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी सभी मामलों में हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही बहती है। हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे बहती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए इसको हम खोजें एक्टिविटी 3.6 के द्वारा। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, या तो आपको एक छड़ लेनी है किसी धातु की, या एक पत्ती लेनी है धातु की, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, या तो एल्यूमिनियम की पत्ती या छड़, या फिर आयरन की पत्ती या छड़। अब क्या करना है इसका? फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड, उस रॉड के ऊपर आपको कुछ छोटे छोटे जो है वैक्स यानी मोम के टुकड़े लगाने हैं। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज, और ये सारे मोम के टुकड़े पास पास समान दूरी पर आपको लगाने हैं, फिगर 3.7 के अनुसार। और बाद में क्या करेंगे आप? क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड, अब आपको इस पत्ती को एक स्टैंड पर लगा देना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, और यदि आपके पास स्टैंड नहीं है, तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन विक्स, तो आप दो ईंटों के बीच में उस रॉड के एक सिरे को दबा दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, अब आपको उस छड़ का या पत्ती का एक सिरा गर्म करना है, और गर्म करके उसका निरीक्षण करना है। ये देखिए, इस तरह आपको ये संरचना करनी है। ये पत्ती है, ये वैक्स यहाँ पर लगी हुई है, और ये ईंट में हमने इसको दबा दिया। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेज, जब हम इस पत्ती के या रॉड के एक सिरे को जब हम गर्म करते हैं, तो ये जो हमने वैक्स के टुकड़े इस पर लगाए, चिपकाए, उनका क्या होता है, इसको आपको देखना है। क्या होता है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि सब पिघल पिघल के गिर रहे हैं एक के बाद एक। डू दीज पीसेज बिगेन टू फॉल, क्या ये जो पीसेज हैं वैक्स के, क्या ये पिघल करके नीचे गिर रहे हैं? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, इनमें से सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है? तो आप देख रहे हैं कि भाई मोमबत्ती के पास वाला टुकड़ा सबसे पहले नीचे गिरा है, फिर दूसरे का नंबर आ गया, और धीरे धीरे सभी का नंबर इस तरह आ जाने वाला है। डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती है उस सिरे से नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, जो सिरा
जहाँ से उसको आग मिल रही है, जहाँ से वो गर्म होता है, उस सिरे से ऊष्मा आगे बढ़ती है और अदर एंड की तरफ जाती है, दूसरे सिरे की तरफ जाती है। द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होती है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ किसी भी वस्तु में, उस प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यानी सॉलिड्स के अंदर हीट प्राय कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा ही ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सबस्टेंसेज कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी पदार्थों में हीट आसानी से कंडक्ट होती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने निश्चित रूप से ये देखा होगा कि जो कुकिंग अटेंसिल होते हैं, यानी जो पकाने की जो भगोनियाँ होती है, जो बर्तन होते हैं, उनमें एक हैंडल होता है और प्लास्टिक का होता है। ये आपने देखा होगा घर में, या फिर प्लास्टिक का नहीं तो लकड़ी का बना हुआ होता है हैंडल। जैसे चाय की भगोनी है, भगोनी या दाल छोंकने की है, या आपका कुकर है, तो उसका जो हैंडल होता है या तो वो प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का बना होता है। ऐसा निश्चित रूप से आपने देखा होगा घरों में। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप उस गर्म बर्तन को जो है उसके हैंडल से पकड़ करके बिना हर्ट हुए क्या उसे उठा सकते हैं आसानी से? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि उसका हैंडल जो प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ है उससे पकड़ के हम उठा लेते हैं और हमारा हाथ जलता नहीं है। आइए एक्टिविटी 3.7 यहाँ पर देखिए। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। अब आपको क्या करना है, एक छोटे पैन में या बीकर में पानी गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। यानी कुछ सामान घर में से इकट्ठे करने हैं, जैसे कि स्टील स्पून यानी स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। अब इनको क्या करोगे आप? डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। इनका एक सिरा यानी इनको सीधा ऐसे कैसे पानी में आपको डुबाना, जिससे एक सिरा ऊपर रहे और एक सिरा पानी में डूब जाए। फिगर 3.8 वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब कुछ मिनट तक आपको इंतज़ार करना है। टच द अदर एंड। अब दूसरा सिरा जो ऊपर की तरफ है उसे आपको छूना है। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। और आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी आपने निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है, उसको टेबल 3.3 में आपको नोट डाउन करना है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जिनमें से ऊष्मा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, यानी ऊष्मा के सुचालक या ऊष्मा के चालक। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। उदाहरण के लिए जो ऊष्मा के चालक हैं वो है एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। यानी ये धातुएं हैं, ये मेटल है सब, और मेटल ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी उनमें हीट आसानी से पास हो जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। जैसे कि आपने बहुत सारे आर्टिकल अभी उस पानी में डाले थे, पानी को गर्म किया, तो जैसे आपने उसमें प्लास्टिक का स्केल भी डाला, उसमें एक स्टील की चम्मच भी डाली, तो जब आप स्टील की चम्मच के सिरे को ऊपर से छुएंगे तो वो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि स्टील भी ऊष्मा का चालक है। अब वो पानी गर्म हुआ तो वो ऊपर तक उसकी हीट आ गई, लेकिन स्केल को जब आप छुओगे तो वो ऊपर से गर्म आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्केल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और प्लास्टिक ऊष्मा का इतना अच्छा चालक नहीं है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। यानी एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजीली। ऐसे पदार्थ जिनमें होकर के ऊष्मा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन नहीं करती,
उन्हें क्या कहते हैं, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, उनको हीट के पुअर कंडक्टर्स कहा जाता है, सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसे कि प्लास्टिक है और वुड है। कहने का मतलब प्लास्टिक और लकड़ी ये ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं हैं। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, तो ऊष्मा के जो अच्छे चालक नहीं हैं उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है, यानी कुचालक, यानी ऊष्मा के कुचालक इनको कहा जाता है। इनमें होकर के ऊष्मा का चालन नहीं होता। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसी तरह पानी और हवा भी हीट की अच्छी चालक नहीं है, पुअर कंडक्टर है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सबस्टेंसेज, तो फिर इन पदार्थों में होकर के ऊष्मा का ट्रांसफ़र कैसे होता है। लेट अस फाइंड आउट, इसका भी हमको पता लगाना है। तो इसका पता हम लगाएंगे एक्टिविटी 3.8 में। अब ये एक्टिविटी आपको करनी है। क्या करना है, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लीजिए। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, यदि फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो ए बीकर कैन बी यूज्ड, तो इसकी जगह आप बीकर का यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, इसे आप 3/4 पानी से भरिए। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड, इसे ट्राईपॉड के ऊपर रखिए। और मेक सम अरेंजमेंट्स टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट, और यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस तरह का इंतज़ाम कीजिए जिससे कि आपको उस पानी को गर्म आप कर सकें नीचे से मोमबत्ती जला करके। अब आपको क्या करना है, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, अब पानी को स्थिर होने तक इंतज़ार कीजिए, यानी वो हिल रहा है ना पानी, वो हिलना बंद हो जाए जब तक आप इंतज़ार करिए, जब तक गर्म मत कीजिए तब तक। फिर क्या करना है आपको, प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, अब आपको पोटेशियम परमैंगनेट का एक बड़ा सा क्रिस्टल उस पानी के फ्लास्क के पेंदे तक लेके जाना है, मतलब उसके नीचे उसको रखना है। कहने का मतलब उस पानी में डाल देना है, लेकिन धीरे से इस तरह डालना है कि वो नीचे उसके फ्लास्क के तले में आराम से रखा हुआ जाए। जेंटली यूजिंग ए स्ट्रा, और ऐसा आप एक स्ट्रा का यूज़ करके धीरे से आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को नीचे उसमें रख दीजिए। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, अब नीचे से मोमबत्ती उस जगह पर जलाइए जहाँ क्रिस्टल रखा हुआ है, यानी सीधी फ्लेम या ऊष्मा उस क्रिस्टल तक पहुँचनी चाहिए नीचे से। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आप अपने परीक्षणों को लिखिए। एंड आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, और जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया उसकी एक तस्वीर भी बनाइए। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है तो द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो जहाँ आग की लपट उस फ्लास्क पे पड़ रही है वहाँ के पास वाला जो पानी है वो गर्म हो जाता है। सबसे पहले वही स्थान का पानी गर्म होगा, इसके बाद में क्या होगा, हॉट वाटर राइजेज अप, और जैसे ही उस जगह का पानी गर्म होता है वो गर्म होके ऊपर उठता है, और उसके बाद में अब जगह खाली हो गई, यानी वो पानी ऊपर उठ गया तो उसकी जगह खाली होगी। तो द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, तो आसपास का पानी, ठंडा पानी उस गर्म पानी जो ऊपर उठ गया है उसका स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी तरफ आएगा, उस हीट के सोर्स की तरफ आएगा। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट, तब वो पानी भी गर्म हो जाएगा। एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, यानी वो भी ऊपर चला गया और पास वाला ठंडा पानी फिर नीचे आ गया, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि फ्लास्क का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, यानी ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि फ्लास्क का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, तो हीट का इस तरह का जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो तरीका है हीट के ट्रांसफ़र का, इस तरीक़ों को हम कहते हैं कन्वेक्शन, संवहन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब बात आती है कि हवा में हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है, किस तरह ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, आपने धुआं को किस दिशा में जाते हुए देखा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, तो वह हवा जो हीट
के सोर्स के पास होती है, यानी जहाँ से हीट पैदा हो रही है उसके आसपास वाली हवा गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठ जाती है तो क्या होता है, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। आसपास की हवा उस खाली स्थान को भरने के लिए उस स्थान की तरफ आती है। इन दिस वे, इस तरीके से द एयर गेट्स हीटेड, इस तरह हवा गर्म होती रहती है, यानी हवा इस तरह गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। नीचे दी गई एक्टिविटी आपके इस विचार को कन्फर्म कर देगी। एक्टिविटी 3.9, लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड एबव द फ्लेम, आप एक हाथ को मोमबत्ती के ऊपर रखिए, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, थोड़ा ऊंचा, ऐसे नहीं कि आप लौ के ऊपर रख दें, नहीं हाथ जल जाएगा, ऐसा मत करना। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ को उसके बगल में रखना है। फिगर 3.10, ये जो चित्र 3.10 है उसमें आप देख लीजिए। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, थोड़ी देर में आपको ये बताना है कि क्या दोनों हाथ ही बराबर गर्म महसूस होते हैं। इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये बताना है कि कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म महसूस होता है और क्यों होता है। तो बिल्कुल आप नेचुरली बता सकते हैं कि जो हाथ फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है या फ्लेम के ऊपर है वो हाथ ज़्यादा गर्म महसूस होता हुआ दिखाई देता है, और ये साइड वाला हाथ जो है उतना गर्म नहीं होता। नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। अब आप नोटिस करते हो कि टॉप की तरफ यानी ऊपर की तरफ एयर ये जो है हीटेड होती है बाई कन्वेक्शन के द्वारा हीट जो है हवा जो है वो गर्म हो जाती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए उस फ्लेम के ऊपर रखा हुआ जो हाथ है वो ज़्यादा गर्म होता है। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, जबकि बगलों में जहाँ किसी भी तरह का कोई कन्वेक्शन नहीं है। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट, और हवा उतनी गर्म महसूस नहीं होती एज एट द टॉप, जितनी ऊपरी सिरे पर वाला जो हाथ है वो उतनी गर्म नहीं होती साइड में। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन, समुद्री तटों के आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी बहुत ही रुचिकर या बहुत ही मज़ेदार घटना को एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है वहाँ पर, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड, ज़मीन गर्म हो जाती है। फास्टर देन द वाटर, पानी से ज़्यादा तेज, यानी पानी से जल्दी गर्म हो जाती है ज़मीन। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, और ज़मीन के ऊपर यानी थल के ऊपर जो हवा है वो तेज़ी से गर्म होती है और गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है। इसके बाद क्या होता है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, तब समुद्र की ठंडी हवा उस लैंड की तरफ भागती है। चूँकि वहाँ की हवा जो गर्म होकर के ऊपर उठ गई तो उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ चलती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी, और ज़मीन की जो गर्म हवा है वो फिर समुद्र की तरफ जो है चलती है, मूव्स होती है, टू कंप्लीट द साइकिल, और इस तरह ये चक्र पूरा होता है। फिगर 3.11 में ये दिखाया गया है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, हवा जो समुद्र से थल की ओर आती है उसे सी ब्रीज कहते हैं, यानी समुद्री पवन कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, इसलिए समुद्र के किनारे बने हुए जो मकान होते हैं और तो समुद्र की तरफ दीवारों में वो लोग खिड़कियां बनाकर रखते हैं, खिड़कियां रखते हैं समुद्र की तरफ, जिससे कि समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को महसूस कर सके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन रात में इसका उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, क्योंकि पानी जो है ज़मीन की अपेक्षा पानी जो है ज़मीन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ठंडा होता है।
जबकि ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, इसलिए थल की तरफ वाली जो ठंडी हवा है वो मूव्स टुवार्ड द सी, वो समुद्र की तरफ बहती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इसे थल पवन कहते हैं या थल समीर कहते हैं। वैन वी कम आउट इन द सन, जब हम दोपहरी में बाहर आते हैं या सूर्य की रोशनी में बाहर आते हैं तो वी फील वार्म, तो हम गर्म महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, अब आपको ये बताना है कि सूर्य से हमारे तक किस तरह हीट पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, क्योंकि ये सूर्य से हीट जो हमारे तक पहुंचती है ये न तो कंडक्शन के द्वारा पहुंचती है और न ही कन्वेक्शन के द्वारा, नहीं न तो ये चालन के द्वारा पहुंचती है न संवहन के द्वारा, क्योंकि देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस, क्योंकि अंतरिक्ष के अधिकांश भाग में एयर नहीं होती। बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो वायुमंडल है उसमें कई जगह बहुत बड़े हिस्से में हवा नहीं होती है, इसलिए न तो संवहन होता है न उसका जो है चालन होता है। तो फिर कौन से मीडियम से सूर्य की प्रकाश या सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन, सूर्य से ये हीट जो हम तक पहुंचती है वो एक अलग ही प्रक्रिया से पहुंचती है, और उस प्रक्रिया का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन, यानी रेडिएशन के द्वारा ये हमारे तक पहुंचती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, हीट का इस तरह जो ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के द्वारा, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। इसको कहते हैं विकिरण। तो विकिरण के द्वारा ही सूर्य से हम तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, और वो कौन से तरीके से पहुंचती है? रेडिएशन के द्वारा, यानी विकिरण के द्वारा। और रेडिएशन को जो है किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये प्रक्रिया जब किसी भी तरह का माध्यम हो चाहे मत हो फिर भी ये होती है। वैन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो वी गेट हीट, तो हम हीट प्राप्त करते हैं या हम गर्म हो जाते हैं बाय दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से। ए हॉट अटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन, कोई भी गर्म बर्तन जिसे फ्लेम यानी आग से दूर कर दिया जाता है वो ठंडा हो जाता है। एज इट ट्रांसफर्स हीट, क्योंकि वो हीट को, ऊष्मा को ट्रांसफ़र कर देता है टू द सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण में। किन तरीक़ों से? बाय रेडिएशन, एक दो रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। और आवर बॉडी थ्रू, हमारा शरीर भी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स, यानी हमारा शरीर भी अपने आसपास के वातावरण में हीट छोड़ता है। एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और आसपास के वातावरण से हीट प्राप्त भी करता है रेडिएशन के द्वारा। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, सभी जितने भी गर्म जो बॉडीज़ होती है वो सब हीट को रेडिएट करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी वस्तु के ऊपर गिरती है तो ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो इसका एक हिस्सा रेडिएट हो जाता है, इसका एक हिस्सा रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड, इसका एक हिस्सा ग्रहण कर लिया जाता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और एक हिस्से का ट्रांसमिशन हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, तो ऑब्जेक्ट का या किसी वस्तु का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, उस हीट के उस हिस्से वाली हीट से बढ़ता है जिसे वो एब्जॉर्ब करता है, जिसे वो ग्रहण करता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, जब आप गर्मी में बाहर जाते हो
तो आपको अम्ब्रेला ले जाने की सलाह क्यों दी जाती है? काइंड्स ऑफ क्लॉथेज वी बियर इन समर एंड विंटर। सर्दियों में और गर्मियों में किस तरह के कपड़े आपको पहने जाने चाहिए? यू नो दैट इन समर, आप जानते हैं कि गर्मियों में वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथेज, हम हल्के रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथेज, और सर्दियों में हम जो है रंगों वाले कपड़े यानी गहरे रंगों वाले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, अधिकतर काले कपड़े। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट, इसका भी हम पता लगाते हैं एक्टिविटी 3.10 के द्वारा। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, दो टिन कैंस लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, उनमें से एक टिन की बाहरी सतह को आप काले रंग से पेंट कर दीजिए और दूसरी को वाइट कलर से। प्योर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच, दोनों ही टिनों में आप बराबर मात्रा में पानी भरिए। एंड लीव देम इन द मिड डे सन, और बिल्कुल धूप में आपको उनको रख देना है फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, दोनों ही कैंस में टेम्परेचर को मीजर करिए, नापिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स, क्या आप दोनों ही कैंस के टेम्परेचर में यानी तापक्रम में अंतर पाते हैं? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, दोनों कैंस में से किस कैन का पानी ज़्यादा गर्म है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस, तुम दोनों पानियों के टेम्परेचर का अंतर उनको पानी में हाथ डाल करके भी महसूस कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.11, तो आपने देखा कि काले बर्तन में पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है और सफ़ेद में कम है। फिल द टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 3.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसा कि आपने एक्टिविटी 3.10 में किया, 2 कैन लीजिए और उनको बराबर मात्रा में उसमें हॉट वाटर भर दीजिए, और हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो दोनों का समान होना चाहिए, लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड। लीव द कैंस इन ए रूम और इन ए शेड, दोनों ही कैंस को, एक काला कैन है एक सफ़ेद कैन है, दोनों को छाया में रख दीजिए या कमरे के अंदर रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट बाद में फिर आप दोनों कैंस में पानी के टेम्परेचर को मापिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाई द सेम अमाउंट, क्या दोनों ही कैंस में टेम्परेचर का जो मेज़रमेंट है क्या वो बराबर मात्रा में नीचे गिरा है? डू दीज एक्टिविटीज़ सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथेज इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथेज इन द विंटर। तो जब आपने दोनों का टेम्परेचर मापा, काले का और सफ़ेद का, तो आपने देखा कि काले बर्तन का जो टेम्परेचर है वो कम गिरा है और वाइट का तेज़ी के साथ नीचे गिर गया है। यही कारण है, ये जो दोनों एक्टिविटी हमने करी है अभी तक, एक तो गर्म करने वाली और एक ठंडा करने वाली जो एक्टिविटी हमने की है, दोनों ही एक्टिविटी हमको सजेस्ट करती है कि यही कारण है कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं वाइट और लाइट कलर के कपड़े पहनना गर्मियों में, और भारी रंग के या घेरे रंग के या काले रंग के कपड़े पहनना सर्दियों में हमको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथेस इन द विंटर। इसका कारण ये है कि ऐसी या चाहे कपड़े हों या कोई और चीज़ हो जिनकी सरफेस डार्क होती है या काली होती है या घेरे रंग की होती है, वो एब्जॉर्ब मोर हीट, वो हीट ज़्यादा मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और यही कारण है कि वी फील कंफर्टेबल, हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं विद डार्क कलर्ड क्लॉथेस, गहरे रंग के कपड़े पहन करके इन द विंटर, सर्दियों में। लाइट कलर्ड क्लॉथेज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, और हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो अधिकांश ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दैट फॉल्स ऑन देम, जो उनके ऊपर गिरती है। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल
बियरिंग देम इन द समर। इसलिए हम हल्के रंग के कपड़े पहनना गर्मियों के दौरान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अधिकांश हीट को सफ़ेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि काले रंग के कपड़े या गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। यानी कहने का मतलब वो गर्म हो जाते हैं ज़्यादा और फिर गर्मी को छोड़ते भी नहीं है। इसलिए सर्दियों में हम भारी रंग के कपड़े या काले रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनने ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे हमको शरीर में गर्मी बनी रहती है। अब देखिए, वूलन क्लॉथेज कीप अस वार्म इन विंटर। यानी जो ऊनी कपड़े हैं वो हमको गर्मियों में गर्म रखते हैं। इन द विंटर, सर्दियों में वी यूज़ वूलन क्लॉथेज, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल हीट का पुअर कंडक्टर है। मोर एवर देर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। इसके अलावा वूल फाइबर्स के मध्य भी, यानी जो धागे होते हैं ऊन के, उनके जो रेशे होते हैं उनके बीच में भी हवा फंसी रहती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। तो ये जो एयर फंसी रहती है वो हीट को शरीर से बाहर नहीं निकलने देती, वहीं फंसाए रखती है और बाहर की जो ठंडी सराउंडिंग्स है उसकी तरफ नहीं जाने देती। सो वी फील वार्म। इसलिए हम ऊनी कपड़े पहन करके जो है कैसा फील करते हैं, वार्म फील करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। सपोज़ यू आर गिवन द चॉइस, मान लीजिए कि आपको ये चॉइस दी जाए इन विंटर, सर्दियों में, ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर। यानी एक मोटा कंबल या दो पतले कंबल ओढ़ने की आपको सलाह दी जाए, तो आप क्या करेंगे? एक मोटा कंबल ओढ़ना पसंद करेंगे या दो पतले पतले दो कंबल आपस में मिलाकर के ओढ़ना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई? इनमें से आप क्या चूज़ करोगे और क्यों? तो क्या करेंगे आप? आपको दो कंबल चूज़ करने चाहिए, चाहे वो पतले ही हों। एक मोटे कंबल की बजाय दो पतले कंबल ज़्यादा ठीक रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये कारण देखिए आप। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। क्योंकि दो के बीच में जो हवा रहती है, एक लेयर बन जाती है एयर की, और उसके कारण जो है ऊष्मा का रेडिएशन नहीं होता। यानी हवा जो है आपकी गर्मी को फंसाए रखती है और बाहर नहीं निकलने देती। इससे आप सर्दियों में डबल लेयर वाले जो कंबल है उनमें ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, बजाय सिंगल मोटे कंबल की। तो आइए, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मामीटर। और ये इस पाठ की समरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम पाठ की समरी को भी पढ़ेंगे। आवर सेंस ऑफ टच, यानी हमारा जो सेंस ऑफ टच है, इज़ नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड। वो हमेशा ही हमारे लिए विश्वसनीय गाइड नहीं होता। टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु की जो है हॉटनेस को नापने के लिए, किसी भी वस्तु की जो है हॉटनेस को नापने। टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है वो टेम्परेचर होती है। थर्मामीटर इज़ ए डिवाइस। थर्मामीटर एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मामीटर इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। यानी थर्मामीटर एक डिवाइस होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, यानी तापक्रम नापने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस थर्मामीटर की जो रेंज होती है मापने की 35 डिग्री से 42 डिग्री होती है। फॉर अदर पर्पस, और दूसरे पर्पज़ के लिए, वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ दीज थर्मामीटर्स इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के जो थर्मामीटर होते हैं
उनकी मापने की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ती है। कहने का मतलब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ बहती है। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो। 3 तरीके से जो है हीट बहती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 मीडियम कौन कौन से हैं, 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो कंडक्शन है, चालन, एक कन्वेक्शन यानी संवहन, और एक रेडिएशन यानी विकिरण। तो 3 तरीके से हीट का चालन होता है या हीट का ट्रांसफ़र होता है। इन सॉलिड्स में यानी ठोसों में जनरली सामान्यतया द हीट इज़ ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफ़र होती है बाई कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा। इन लिक्विड्स और तरल पदार्थों में एंड गैसेज और गैसें में द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई कन्वेक्शन, हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के माध्यम से होता है यानी संवहन के माध्यम से होता है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन। रेडिएशन के लिए, हीट के रेडिएशन के लिए किसी भी तरह के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू, ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ करते हैं अपने से गुजरने के में, देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसे जो मटेरियल हैं उनको कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं यानी ऊष्मा के चालक। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल जो अपने में होकर के हीट को आसानी से गुजरने नहीं देते वो कहलाते हैं ऊष्मा के कुचालक। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। गहरे रंग वाले वस्तुएं ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है बजाय हल्के रंग वाले ऑब्जेक्टों के। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है कि वी फील मोर कंफर्टेबल, हम ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं इन लाइट कलर्ड क्लॉथेज, हल्के रंगों वाले कपड़ों में, इन द समर, गर्मियों के दौरान। वूलन क्लॉथेज कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, ऊनी कपड़े हमको गर्म बनाए रखते हैं सर्दियों के दौरान। इट इज़ सो बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल हीट का पुअर कंडक्टर है एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, और इसके फाइबर्स के मध्य में वायु ट्रैप्ड होती है। तो प्यारे बच्चों अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस। एक तो आपको सिमिलरिटीज़ यानी समानताएं बतानी है। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी कहने का मतलब एक तो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, एक है क्लिनिकल थर्मामीटर। दोनों के बीच में आपको एक तो सिमिलरिटीज़ बतानी है, समानताएं बतानी है। तो एक तो आपको बतानी है सिमिलरिटीज़ दोनों ही थर्मामीटरों के बीच में, और एक बतानी है आपको डिफरेंस, अंतर, यानी अंतर क्या है और समानता क्या है। तो समानता तो ये है कि बोथ द थर्मामीटर्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर्स, यानी दोनों ही थर्मामीटर का यूज तापक्रम नापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड ओनली टू मेजर ह्यूमन बॉडीज़, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। कहने का मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के, नापने के लिए काम में लिया जाता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज किसके नापने के लिए होता है, तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडीज़ अदर देन ह्यूमन बॉडी। यानी
ह्यूमन बॉडी के अलावा अन्य चीज़ों का तापक्रम नापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। एक इनकी रेंज आप बता सकते हैं, वो इनमें अंतर आ जाएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर इज द रेंज ऑफ measuring temperature in a clinical thermometer is from एक इसकी जो रेंज है वो आपको यहाँ पर बतानी है, यानी कितने डिग्री से कितने डिग्री तक ये तापक्रम मापता है। तो इसकी रेंज आपको यहाँ पर लिख देनी है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मापता है। 35 से 42 डिग्री, यानी 35 से 42 डिग्री तक ये मापता है। और इसके अलावा जो दूसरा जो थर्मामीटर है जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री, यानी द रेंज ऑफ दीज थर्मामीटर्स इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो यहाँ फिल इन द 2 एग्जांपल आपको देखने हैं, एक तो कंडक्टर्स का और एक इंसुलेटर का। तो कंडक्टर्स के 2 एग्जांपल आप मेटल में से ले सकते हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन और कॉपर है। ये हो गए आपके, क्या हो गए आपके ये एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। और इंसुलेटर में आप लिख सकते हैं एक तो वुड और वाटर और प्लास्टिक आप लिख दो, प्लास्टिक और वुड ज़्यादा ठीक है। तो प्लास्टिक, वुड तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं, और आयरन और कॉपर एग्जांपल हैं कंडक्टर्स के। तो इस तरह हम ये दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स, तो इसमें आप क्या भरेंगे, टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर भर दें, टेम्परेचर। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स टेम्परेचर। सेकेंड देखिए, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई द थर्मामीटर। बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो किस थर्मामीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसमें आप लिखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं माप सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर से तो बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। सी वाला देखिए, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। डिग्री सी आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब सी का मतलब